कैसे हैं दोस्त? ठीक हैं। और बड़ी तैयारी श्यारी लग रही है आप लोगों की, जो है ना। तो चलें बात करते हैं हम मुद्दे की। आप लोग चिल तो नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग टेंशन में है ना। तो खैर है, हम आपको चिल करवाते हैं। ये आज मैं इसको फाइनल कोर्स को मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना आसानी हो जाए ना। तो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को मैंने भेज दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्हीं में कंफ्यूजन है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसमें वीडियो में मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें फंक्शंस ऑफ एवेल्यूएशन और जो टेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिंग, और जो उसमें प्रैक्टिकलिटी, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्टेट कैसे किया जाए। अगर यू वांट टू एक्सप्लेन इट, व्हाट the component or step should be or methods should be to state the learning objectives या learning outcomes ना। तो इस वीडियो में मैं ये चीजें कवर कर रहा हूँ। तो चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहली जो चीज है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द क्या नाम है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टेस्ट इसको कह लें। बोला कि ऑब्जेक्टिवली रिफर्स द सेम टेस्ट स्कोर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अदर्स। मैं पहले ये बता चुका हूँ उसमें पिछली वीडियो में भी कि जो स्टूडेंट सेम कैपेबिलिटी के अगर वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका स्कोर ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, जिसमें इतना डिफरेंस नहीं हो। अगर वो अप एंड डाउन सेम कैपेबिलिटी में आ जाता है तो उसमें तो समझो कि टेस्ट के कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है। दूसरा चीज है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जब आप टेस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं ना उसके, तो उसके ऑब्जेक्टिविटी में, तो ऑब्जेक्टिविटी स्कोर्स सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन स्कोरिंग द टेस्ट एट द सेम टाइम अराइज एट द सेम रिजल्ट। वो बंदा या दूसरा कोई और भी बंदा सेम कैपेबिलिटी से ताल्लुक रखता है तो उसका स्कोर सेम आना चाहिए। एक तो ये कंपोनेंट हो गया। ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट आइटम बाय टेस्टी। Objectivity, we mean that item must call a definite single answer. अब उसका जो मल्टीपल चॉइस या कोई भी ऐसे आते हैं ना, तो जब आप उसको ऑप्शंस देते हो तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चारों ऑप्शंस दे दिए और बोल दिया कि भाई आप इसमें से बेस्ट चूज करो। जैसे कि अभी आईबीए के टेस्ट वगैरह आए थे तो ऐसा लग रहा था कि सारे जवाब ठीक लग रहे हैं, जो ना। सो देयर शुड बी अ डिस्ट्रैक्टर उसमें होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप बस कुछ भी। तो ये मैंने एक मिसाल दी है इसमें कि साइंस में से बोला कि सिस्टम, एक मैंने उसका दे दिया, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बोला सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन एंड टिश्यूज दैट रेगुलेट्स द एक्शंस एंड रिस्पॉन्स। अब इसका करेक्ट अगर हम इसको नर्व सिस्टम ले लेते हैं तो ये ठीक हो गया, ओके सही है। दूसरा मैंने इसको इनकरेक्ट फॉर्म में लेकर आया हूं, दूसरे ऑप्शन को। अ टाइप ऑफ एक्यूरिक एनिमल दैट कैन सर्वाइव इन पर्टिकुलर वाटर इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग इट्स। ये इसका करेक्ट है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ए और बी को मैं हटा दूं, यहां पर मैं ये लिख दूं कि ए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और बी में कह दूं कि एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, तो मेन ये चीज है कि जो एक्वेरिक एनिमल्स होते हैं या जो पानी के एनिमल्स होते हैं वो अपनी लेवल उस जोन में रहते हैं और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं। इट्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टेम्परेचर। तो ये दोनों उसमें ठीक हो जाते हैं आंसर। तो वो जो बच्चा होगा, टेस्टी होगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा ठीक करूं या ना करूं। तो उसमें जो ये चीज होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिवली जब उसको इंटरप्रेट करे उस टेस्ट आइटम को, तो इट शुड बी वेरी क्लियर। समझ में आ गया? चलें जी। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स। आप क्राइटेरिया तय कर रहे होते हैं कि टेस्ट का कौन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए कि उसके स्टैंडर्ड्स तय किए लग जाए। वेल एडमिनिस्ट्रेटेड होना चाहिए और कंडक्ट जो करें उसको, और कलेक्ट टेस्ट स्कोर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, कि पता चल जाए कि भाई ये ठीक है। उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसमें चेक करनी पड़ेगी। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग डिफिकल्टीज पे होने चाहिए। ये नहीं कि किसी भी
ये एक मैंने जो स्टैंडर्ड उसका दिया है कि भाई टेस्ट जो कंडक्टर हो ना उस चीज का ये नॉर्म सेट करते हैं हम कि भाई अब जो बच्चा डिफिकल्टी और डिसेबिलिटी हो तो उसको किस डोमेन में रखा जाए कि कंटेंट तो स्टैंडर्ड तो अचीव हो जाए बट उसके स्कोर को भी डैमेज ना करें ना ये चीजें। दूसरा हम इसको लेके चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग कि टेस्ट कंडक्ट कैसे किया जाए, चीटिंग नहीं करवाई जाए भाई। तो उसको टेस्ट कंडक्ट हम उसको किस तरीके से करते हैं, एक एनवायरनमेंट भी उस पर फैक्टर हो जाता है, क्लासरूम में बच्चे कितने होने चाहिए, टाइम की उसमें हमने देखा होना चाहिए, और क्या नाम है, ये मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए कि अगर कोई बात उसको समझ में नहीं आती इंस्ट्रक्शन तो वो क्लियर होने चाहिए, एरर्स उसको खत्म करने चाहिए। तो ये उसकी ये हो जाती है। दूसरा होता है यूजेबिलिटी, मतलब हाउ वेल एंड अंडरस्टैंडेबल टेस्ट इज कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, कि वो जो टेस्ट तैयार किया गया है तो उसकी यूजेबिलिटी कैसा है, कि जो बनाया गया है कि वो जो टेस्ट दे रहा है बच्चा उसको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। When a student are test prepared, they can easily understand what an examiner want to them, test them. Suppose कि if it is a computer test, it must be user friendly. भाई उसको पता तो चले ना, क्वेश्चन पढ़े तो उसको समझ में तो आना चाहिए कि भाई क्या वो आपने उसको वो सवाल पूछना चाह रहा है, वो पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, वो उन चीजों को यूजेबिलिटी को देखना चाहिए। कंप्यूटर में सपोज करें आपने कंप्यूटर का टेस्ट दे दिया, अब बच्चे को कंप्यूटर यूज ही नहीं करना आ रहा, तो अब टेस्ट स्कोर को फर्क आ जाएगा ना। तो ये यूजेबिलिटी इसमें आ जाती है। प्रैक्टिकलिटी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि टेस्ट को डिजाइन कैसे होना चाहिए जिसमें एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कि इस तरीके से टाइम एलोकेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब बाजूकात ये करते हैं कि भाई हमने बच्चों को जो टेस्ट एलोकेशन के लिए दे दिया कि भाई 200 क्वेश्चन दे दिए और उसमें ग्रुप का टेस्ट बना लिया, 150 क्वेश्चन दे दिए ग्रुप का टेस्ट उसमें बना लिया कि भाई कर लो, भाई इस पे इफेक्ट करता है, टेस्ट बच्चा परफॉर्म सही नहीं करता। तो एक प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए उसमें, आप चीजों को प्रैक्टिकल ना करें तो लिमिटेड उसमें वो चीजें करें क्वेश्चंस, और जो टाइम एलोकेशन है उसमें ये देखनी चाहिए कि वो टेस्ट जो दे रहा है उसका इफेक्टिवनेस क्या आ रही है, वो एफिशिएंट है टेस्ट उसके लिए, नहीं बस ग्रुप हो गया, 200 मल्टीपल चॉइस दे दिए, 2-4 घंटे उसको दे दिए कि भाई बैठ के करो बस। सो इट्स नॉट, इट्स इम्प्रैक्टिकलिटी। ओके, जो फंक्शंस ऑफ एवोल्यूशन है, देखिए ये एवोल्यूशन फंक्शन, अब जब हम एवोल्यूट करते हैं किसी चीज को डिफरेंट क्राइटेरियाज पे, तो उसके बहुत सारे फंक्शन हम खुद बना सकते हैं कि भाई एवोल्यूट करते हैं जब बना करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करता है, कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसमें हेल्प करता है कि भाई इन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी तो लेट्स मॉडिफाई। करिकुलम डेवलपमेंट में आपको हेल्प होती है। असेसमेंट की जो नीड होती है बच्चे की, वो पता चल जाता है कि उसमें गैप्स कौन से आ जाते हैं, उसी बेस पे फिर एक्शन प्लान बनाया जाता है। उस पर फीडबैक आपको बच्चों को देते हैं, वो फीडबैक आप पेरेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं। एक प्रोग्राम मटेरियल बनाया जाता है कि भाई आइंदा का लाया मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसमें बच्चों की प्रोग्रेस और की अटेनमेंट की पता चल जाती है, उस हिसाब से बच्चों को हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है ना, चाय पी लें आप, जो इफेक्टिव स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको हेल्प होती है कि बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे होते हैं, कौन से बच्चे वीक हैं, कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कौन से बच्चों में कौन कौन से स्किल्स आ रहे होते हैं। फिर हम देख रहे हैं ना कि बच्चों को डिबेट में भेज रहे होते हैं, बच्चों को हम कंपटीशन में भेज रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में भेज रहे होते हैं। ये एक्चुअली एवोल्यूशन ही होती है जिसमें पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे के स्किल्स क्या हैं। ये बच्चा डिबेट में अच्छा है, ये बच्चा जो है ना उसमें राइटिंग में अच्छा है, ये बच्चा ड्रामा में अच्छा है, ये बच्चे गेमिंग में अच्छे हैं। दिस इज एक्चुअली द एवेल्युएशन दैट हेल्प टू द स्कूल। ओके, तो ये मैंने 8 फंक्शन लिखे हैं कि मुझे यकीन है कि वो आप लोगों को हेल्प आउट कर देंगे। तो जो फाइनली है मेथड्स ऑफ स्टडिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो ना वो कौन से मेथड्स होते हैं ना, तो पहले तो भाई डिफाइन द ऑब्जेक्टिव करें उसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें कि किसी भी उसमें ले करें कि वो करना आप क्या चाह रहे हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, उसको भाई ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको किन से लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं ना, अगर सपोज करके मास्टरी लेवल पे लेना चाहें प्रोफेशन, या एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे जाना चाहें तो एक्शन वर्ब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उठा लें, और जो लेवल्स हैं तो आपको वहां से एक्शन उठा लें और जो करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। फिर उसको लर्निंग ऑब्जेक्ट बना लें, या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया, उसको आपको काम करवाएं।
strict and refined. Students will be able to apply fundamental principle of physics to the real world situation in both speech and writing. तो इसको आपने refine कर लिया कि आप वो मजीद उससे आप क्या चाह रहे हैं. तो ये होता है कि आपने किस तरीके से उस चीज को ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं और उनको किस तरीके से कौन से मेथड्स अप्लाई कर रहे होते हैं. तो मुझे यकीन है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेस्ट के कंपोनेंट. अब जो फाइनल में बात करूं कि भाई आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि वो एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है. फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस की बात कर रहे हैं भाई, उसमें ऑप्शंस ग्रेड 2 के और 3 के बच्चे या छोटी लेवल के क्लास के बच्चे होते हैं ना, उसमें ऑप्शंस कम देते हैं, 2 या 3 ऑप्शंस दे देते हैं. जो थोड़ी बड़ी क्लास में बच्चे चले जाते हैं तो उसको 4 ऑप्शंस देते हैं. तो ऐसा कोई ऑप्शंस में दिया जाए कि भाई हायर सेकेंडरी के बच्चे को 2 ऑप्शन दे सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं दे सकते. ये आपका मल्टीपल चॉइस हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपसे वो पूछा जाता है कि भाई जो करिकुलम डेवलपमेंट में है, अगर हम उसकी करिकुलम से ही मैं वो ले लेता हूँ कि भाई ठीक है कंटेंट, कि अगर क्या कंटेंट आउट ऑफ द कंटेंट्स को टेस्ट को कंडक्ट करेंगे तो वो क्या ठीक होगा. अगर हम उसका मल्टीपल चॉइस का वेट जो ना 2 मार्क्स रखते हैं तो वो ठीक रहेगा. तो इस टाइप के आपको डिस्ट्रक्टर्स और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिलेंगे. तो आप परेशान नहीं हो, वो आप क्वेश्चन खुद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को छोटा सा लेसन समझ में आ गया होगा और गुड लक फॉर द एग्जाम. सी यू अगेन. चाय चिल करें.